नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। मैं हूं सौरभ शर्मा। पाकिस्तान पर हमला शुरू हो चुका है। पाकिस्तान में धमाके होने लगे हैं। आज मुनीर की फौज के खिलाफ दो फ्रंट खुल गए। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने आज पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा को धुआं धुआं कर दिया। केपीके में टीटीपी के फाइटर्स ने पाकिस्तानी फौजियों की पोस्ट के छितड़े उड़ा दिए। मुनीर की फौज जान बचाने के लिए अपनी पोस्ट छोड़कर भाग गई। टीटीपी के लड़ाकों ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में खड़े होकर न सिर्फ पाकिस्तानी ड्रोन्स को हवा में मार गिराया, बल्कि वीडियो रिकॉर्ड करके मुनीर को चेतावनी भी दी कि अभी पाकिस्तान को और सरप्राइज मिलेंगे। रावलपिंडी से लेकर इस्लामाबाद तक मुनीर और उसकी फौज को हिला दिया जाएगा। दूसरा फ्रंट अफगानिस्तान पाकिस्तान की बॉर्डर पर खुल गया। आज ही तुर्की में पाकिस्तानी और अफगानी डेलीगेशन के बीच शांति समझौते पर थर्ड राउंड की बातचीत शुरू हुई, लेकिन बातचीत से पहले ही स्पिन बोल्डाक इलाके में ड्यूरन लाइन पर पाकिस्तानी फोर्स और अफगान तालिबान के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई है। पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान वाला तीसरा फ्रंट भी कभी भी खुल सकता है और यह सोचकर पूरे पाकिस्तान में पैनिक है कि जंग होकर रहेगी और पाकिस्तान की इसमें खूब पिटाई भी होगी। इस्लामाबाद से रावलपिंडी तक हर इस वक्त यही कमेंट्री ऑन है। ये जंग लड़ा देगा हमें, ये जंग लड़ा देगा हमें, ये जंग लड़ा देगा हमें। मैं तो ये चाहता हूं कि उसके इंटरव्यूज पे भी पाबंदी लगनी चाहिए। मैं तो ये चाहता हूं कि उसके इंटरव्यूज पे भी पाबंदी लगनी चाहिए। पाकिस्तान की संसद में किसके इंटरव्यू पर बैन लगाने की डिमांड हो रही है? वो कौन सा पाकिस्तानी है जिसके बारे में पाकिस्तानी सांसद कह रहे हैं कि वो जंग लड़वा देगा पाकिस्तान को? गया था ना, मेहदी हसन को इंटरव्यू दिया। वो समझ बैठा था कि पाकिस्तान में किसी जो है चौधरी के ग्रुप बैठा हुआ है टीवी चैनल पे, तो क्या मेहदी हसन ने उसका हशर किया? उसमें आपको ऐसी बात करने का क्या फायदा? हर मतलब आप बोलना आपको अच्छा होता है। मुनीर का कौन सा मंत्री पाकिस्तान में चौधरी बनकर अपनी चौधराहट दिखा रहा है? और वो कौन है जिसकी चौधराहट के चक्कर में पूरा का पूरा पाकिस्तान वॉर के डर से, हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के हमले के डर से थर थर कांप रहा है? वो शख्स कोई और नहीं, पाकिस्तान का रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ है, जिससे इन दिनों सोते जागते उठते बैठते बस एक ही ख्वाब आ रहा है कि अफगानिस्तान और हिंदुस्तान दोनों मिलकर हमला करने वाले हैं, पाकिस्तान के खिलाफ कई फ्रंट खोलने वाले हैं। जो इस वक्त एक सिचुएशन है, हो सकता है वो सिचुएशन बढ़ जाए और या हमारी सरजमीन को जो है वो निशाना बनाया जाता है, हमारी आबादियों को निशाना बनाया जाता है, तो फिर इस तरह ही सही फिर हम भी वही करेंगे जो हमारे साथ हो रहा है। जंग ही होगी, फिर जंग ही होगी। मुनीर का डिफेंस मिनिस्टर अब मान कर बैठा है। पाकिस्तान में तो बाकायदा कमेंट्री शुरू हो गई है। पाकिस्तानी कहने लगे हैं 8 दिनों के भीतर भीतर हिंदुस्तान अटैक करेगा। और ख्वाजा आसिफ का, पाकिस्तानी सांसदों का, पाकिस्तानी आवाम का यह डर सही है। हिंदुस्तान की युद्ध वाली तैयारी का डेमो आपके सामने है। ये तोप के गोले, ये ताबड़तोड़ फायरिंग सब पाकिस्तान के लिए ही हो रहा है। तैयारी सिर्फ एक मोर्चे पर नहीं हो रही, हर मोर्चे पर हो रही है। हर हथियार की टेस्टिंग हो रही है। ईस्टर्न कमांड पूर्वी प्रचंड प्रहार एक्सरसाइज कर रहा है। सदर्न कमांड एक्सरसाइज त्रिशूल के अंडर एक्सरसाइज अखंड प्रहार कर रहा है। साउथ वेस्टर्न कमांड में इंटेंस ड्रोन एक्सरसाइज हो रही है। नॉर्दर्न कमांड अस्त्र शक्ति एक्सरसाइज कर रहा है। और इन तमाम एक्सरसाइज का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है, पाकिस्तान पर ऑल आउट अटैक। पहले से ज्यादा घातक, पहले से ज्यादा विस्फोटक। ऐसा क्यों होगा? अब इसकी सबसे बड़ी वजह सामने आ गई है। खुफिया रिपोर्ट में एक चौंका देने वाला खुलासा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के 6 महीने बाद लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के आतंकी हिंदुस्तान पर नए सिरे से आतंकी हमला करने की फिराक में हैं। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्टूबर 2025 में पीओके में एक हाई लेवल मीटिंग हुई है। केसरिया से मन जोगी
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। इस मीटिंग में जमाते इस्लामी, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर और जैश के आतंकियों के अलावा आईएसआई के टॉप ऑफिशियल्स मौजूद थे। इस मीटिंग से रिलेटेड जो कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट की गई है उसके मुताबिक आईएसआई ने आतंकी संगठनों को अपने टेरर सेल को दोबारा रिवाइज करने का निर्देश दिया है। आईएसआई ने टेरर ग्रुप्स के अलग अलग कमांडर्स को हर महीने भत्ता देने का भी ऑर्डर दिया है। आईएसआई ने आतंकी संगठनों से यह भी कहा है कि हिंदुस्तान के ऑपरेशन सिंदूर में हुए नुकसान का बदला लो, और इसके लिए आईएसआई ने आतंकी संगठनों को जवाबी टेरर अटैक्स करने का इंस्ट्रक्शन दिया है। इंटेलिजेंस डोजियर के मुताबिक आतंकी संगठनों ने सितंबर के महीने में ही घुसपैठ के लिए अपनी टोही बढ़ा दी है। ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि लश्कर और जैश के कई आतंकी घुसपैठ वाले रूट से एलओसी के बेहद करीब मौजूद हैं, और उन सबको पाकिस्तान की स्पेशल सर्विसेज ग्रुप यानी एसएसजी और आईएसआई के ऑपरेटिव्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ऐसी भी रिपोर्ट है कि लश्कर की एक यूनिट, जिसे शमशेर नाम का आतंकी लीड कर रहा है, उसने कुछ दिनों पहले ड्रोन की मदद से घुसपैठ के रास्तों की टो ली है। यानी मुमकिन है कि अगले कुछ दिनों में आतंकी कोई फिदाइन टाइप का हमला करने की कोशिश करें। लेकिन हिंदुस्तान इस बार पूरी तरह से तैयार है। अगर भारत की सीमा में एक भी टेरर अटैक हुआ तो आतंकी तो मरेगा ही, पाकिस्तान भी नहीं बचेगा। हिंदुस्तान की सेनाएं इस वक्त उसी की तैयारी कर रही हैं। पाकिस्तान के मुनीर के द एंड के लिए अपने हथियारों की नॉन स्टॉप टेस्टिंग कर रही हैं। और भारत की यह धमाकेदार तैयारी देखकर पाकिस्तान में सबकी हार्ट बीट बढ़ गई है। पाकिस्तान को हिंदुस्तान के संभावित हमले का खौफ कितना ज्यादा है, ये आप केपीके यानी खैबर पख्तूनख्वा से आई इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। ये तस्वीरें केपीके में जैश-ए मोहम्मद की एक रैली की हैं। अब जरा गौर से ये तस्वीरें देखिए। माइक पर जैश का आतंकी है और पीछे उसे प्रोटेक्शन देने वाली मुनीर की फौज का एसएसजी कमांडो है। मुनीर जानता है कि अब पाकिस्तान का एक भी आतंकी सेफ नहीं है, और उसकी वजह भारतीय सेना की ये तस्वीरें हैं। एक्सरसाइज पूर्वी प्रचंड प्रहार का ये वीडियो आज ही इंडियन आर्मी की स्पीयर कॉर्प्स ने जारी की है। मुनीर के लिए मैसेज लाउड एंड क्लियर है। आतंकी पाताल में भी छिपे होंगे तो हिंदुस्तान वहां भी घुसकर मारेगा। भारत के रक्षा मंत्री ने कुछ घंटों पहले ही पाकिस्तान पर एक और आक्रमण की चेतावनी दी है, और तब से रावलपिंडी के जीएचक्यू में टेंशन बढ़ गई है। हर कोई घंटे गिन रहा है, अब हमला होने वाला है, तब हमला होने वाला है। लेकिन हिंदुस्तान के हमले से पहले ही पाकिस्तान पर हमला शुरू हो चुका है। पाकिस्तानी फौजियों के चीथड़े उड़ रहे हैं, पाकिस्तानी फौज के पोस्ट्स के परखच्चे उड़ रहे हैं, और उड़ाने वाले टीटीपी यानी तहरीके तालिबान के फाइटर्स हैं। इस वक्त टीटीपी अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर हमले नहीं कर रहा, मुनीर के फौजियों को घर में घुसकर मार रहा है। खैबर पख्तूनख्वा यानी केपीके, जहां मुनीर ने लश्कर, जैश और हिजबुल के नए ठिकाने बनाए हैं, अब उस लोकेशन पर टीटीपी और मुनीर की फौज आमने सामने की लड़ाई कर रही है। इस वीडियो में अंधाधुंध फायरिंग की आवाज से ही क्लियर है, पाकिस्तान पर टीटीपी वाले फ्रंट से हमला शुरू हो चुका है। हमला भी ऐसा वैसा नहीं, टीटीपी के फाइटर्स केपीके में खड़े होकर हवा में ही मुनीर के ड्रोन्स की धज्जियां भी उड़ा रहे हैं। हमारे मुजाहिदीन का मुकाबला नहीं कर। और मुनीर को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में खड़े होकर किस अंदाज में चिढ़ा रहे हैं, अब आपको ये सुनाते हैं। मैं तहरीके तालिबान पाकिस्तान की तरफ से जनूबी पंजाब का वाली उमर माविया बात कर रहा हूँ, पंजाब की सरजमीन से। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम अरसा दराज से पंजाब की सरजमीन पर अपना मुबारक
जिहादी फरीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र कि उसने हमें पंजाब की सरजमीन पे जिहाद की तौफीक बख्शी और हमें चुना गया। अल्हम्दुलिल्लाह हम इसी कौम से हैं और इसी कौम के दरमियान मौजूद हैं। हम जालिम फौज को और उसके इदारों को ये वाज़ेह पैगाम देते हैं कि आप हमारे मुजाहिदीन का मुकाबला नहीं कर सकते। दुश्मन के लिए मेरा पैगाम है कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में और वक्त में हम इंशाअल्लाह आपको हैरान करेंगे और इंशाअल्लाह ताला यहाँ से कारवान निकलेंगे जो कि तुम्हारे इस्लामाबाद को और उसमें बैठे हुए अमरीकी आलाकारों को हिला डालेंगे और जालिम फौज और इसके आलाकारों का बोरिया बिस्तर गोल होने वाला है। इंशाअल्लाह ताला हम लड़ते रहेंगे, हम इंशाअल्लाह बढ़ते रहेंगे। टीटीपी के 40,000 फाइटर्स इस वक्त पाकिस्तान के केपीके और दूसरे इलाकों में मौजूद हैं। वो चुन चुन कर मुनीर की आर्मी को निशाना बना रहे हैं और वो कैसे मुनीर की फौज का बोरिया बिस्तर गोल कर रहे हैं, कैसे मुनीर की कुर्सी हिल रही है, उसका सबूत कैमरे पर आ गया है। केपीके में पाकिस्तानी फौजियों की चेक पोस्ट को कुछ इस अंदाज में तबाह किया गया है। टीटीपी का यह हमला उस वक्त केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। हुआ है जब तुर्की में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की डेलीगेशन के बीच समझौते पर बातचीत शुरू हुई, लेकिन बातचीत से पहले ही अफगान बॉर्डर पर पाकिस्तानी आर्मी और तालिबान के बीच गोलीबारी शुरू हो गई। पाकिस्तान ने यहां भी सिविलियंस को टारगेट किया, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, और अब तालिबान इसका बदला लेकर रहेगा। और यह भी बता दूं कि इंडिया अफगानिस्तान चुप नहीं बैठा हुआ, इंडिया अफगानिस्तान पूरी तैयारी करके बैठा हुआ है। इस बार पाकिस्तान को सिर्फ मारेंगे नहीं, ऊपर से पाकिस्तान की हालत इस टाइम ऐसी है, इतने इनको मार पड़ रही है। पाकिस्तान के अंदर से बीएलए मार रहा है, टीटीपी मार रहा है, टीएलपी मार रहा है, इमरान खान मार रहा है। और ये इमरान खान ने सही कहा था कि ये आसिम मुनीर ये जहनी मरीज है, और ये जहनी मरीज चाहता है कि किसी ना किसी तरीके से लड़ा जाए। अब चाहे वो किसी से भी लड़ाई हो, अपने देश में हो, अपने लोगों से हो, या फिर अफगानिस्तान या इंडिया से हो, बस इसको डॉलर मिलने चाहिए। अब इसको ये लग रहा है कि अफगानिस्तान से लड़कर ये बाकी दुनिया को ये चूरन बेचेगा कि भाई हम यहाँ पे दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं, हमें जल्दी से डॉलर दो, हमें मदद दो, नहीं तो अगर हम कमजोर पड़ गए तो ये जो हमारे पास एटम बम पड़ा हुआ ये फट जाएगा। लेकिन अब अफगानिस्तान की तरफ से एक ग्रेटर अफगानिस्तान का मैप इशू हो चुका है। अब एक ऐसा मैप, अफगानिस्तान की सरकार, पहली सरकार जिन्होंने ये मैप ऑफिशियली बनाया है और कहा है कि अब टाइम आ गया है पाकिस्तान से अपनी जमीन लेने का। क्योंकि पाकिस्तान कहते हैं ना कि कुत्ता जब पागल हो जाता है तो उसको मारना ही जरूरी होता है, फिर उसको बांध के रखो या घर में रखो या बाहर रखो, फिर कोई फायदा नहीं होता। तो पाकिस्तान की हालत इस टाइम वही है। 8 दिन जो लड़ाई चली अफगानिस्तान में, कितनी पतलूने छोड़ के भागे, इनके खून में लिखा है पतलून छोड़ना। इनकी ये अब एक कल्चर हो चुका है पाकिस्तान के अंदर कि भाई पतलून छोड़ के भागना है। हाँ, ये शेर होते हैं अपने लोगों के ऊपर। पाकिस्तान के अंदर जो सिविलियन है उनको ये इस्लामाबाद में, कभी डी चौक पर, कभी लाहौर में, कभी कराची में, उनको ये स्ट्रेट फायर मारते हैं। लेकिन थोड़ा सा भी कोई मजबूत बंदा इनके सामने आ गया ना, या मजबूत आर्मी का सामना हो गया इनका, तो ये अपनी पतलून उतार देते हैं। आप तारीख देखें, कश्मीर गए, ये कश्मीरियों ने इनकी पतलूनें उतारी, इंडिया ने इनकी पतलूनें उतारी। 93,000 पतलूनें। अफगानिस्तान में 8 दिन लड़ नहीं पाए, पतलूनें इनकी अफगानिस्तान की चौकों पर लटक गई। और ये बात करते हैं लड़ने की। और अगर आपको ये लग रहा है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मसला खत्म हो गया, तो आप गलत सोच रहे हैं। ये मसला खत्म हो ही नहीं सकता जब तक अफगानिस्तान अपनी जमीन नहीं ले लेता, जब तक ये पागल सुअर आसिम मुनीर को ठिकाने नहीं लगा लेता, इनको चैन नहीं आएगा। भाई इतना बेगैरत ये शहबाज शरीफ और उससे बड़ा बेगैरत
ये आसिम मुनीर आपने दुनिया की तारीख में नहीं देखा होगा। ये अफगानिस्तान को धमकियां दे रहे हैं। ओ भाई, धमकी देने से कुछ नहीं होता। अगर आपके अंदर दम है और आपको ये लग रहा है कि आपकी कुटाई अफगानिस्तान और इंडिया से होने वाली है बड़ी जल्द, तो करो फिर पहल, करो फिर हमला। अफगानिस्तान तो तैयार बैठा है और इनको लग रहा है कि हमने सीज फायर कर दिया, वहां थर्ड कंट्री में बैठकर हमने बातचीत कर ली तो तालिबान शांत हो गए। अफगानिस्तान पूरी तैयारी करके बैठा हुआ है, ऐसा अपना पंजा मजबूत करके बैठा हुआ है। तू गलती करके तो देखा आसिम मुनीर, तेरी पतलून इस बार अफगानिस्तान में नहीं, इस्लामाबाद में लटकाई जाएगी। पाकिस्तान को लग रहा है कि वेस्टर्न फ्रंट पर अफगानिस्तान की मदद हिंदुस्तान ही करेगा, यानी ईस्टर्न फ्रंट से भारत का हमला होगा, वेस्टर्न फ्रंट से अफगानिस्तान अटैक करेगा। टीटीपी पहले ही अटैक शुरू कर चुका है और लग तो यही रहा है कि मुनीर का अंत अब बेहद करीब नजर आ रहा है। बात करते हैं पुतिन की। पुतिन पर ब्रेकिंग न्यूज की बाढ़ आ गई है। पुतिन के एटमी हथियारों की खबरों से दुनिया भर में तहलका मचा हुआ है। ट्रंप अब नए परमाणु बम बना रहे हैं। ट्रंप अब नए एटमी हथियारों की टेस्टिंग कर रहे हैं। नेटो देशों में इस वक्त जितना खौफ है, कोल्ड वॉर के बाद इतना कभी नहीं देखा गया। नेटो देशों ने रूस के खिलाफ लंबे युद्ध की भविष्यवाणी कर दी है। क्या यूक्रेन की जंग अब परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ने लगी है? क्या हार जीत का फैसला अब एटम बॉम्ब से होगा? क्या अमेरिका और रूस के बीच परमाणु युद्ध होकर रहेगा? क्या अब एटमी रिएक्टर वाली मिसाइलों से युद्ध होगा? क्या रूस पर 26 देश मिलकर एटमी मिसाइलें चलाएंगे? मिसाइल युद्ध में क्या ट्रंप पर पुतिन भारी पड़ेंगे? क्या पुतिन ने कोई रहस्यमयी मिसाइल बना ली है? पुतिन ने नेक्स्ट जनरेशन क्रूज मिसाइल बनाने की बात कहकर ट्रंप और 26 नाटो देशों की नींद हराम कर दी है। यूक्रेन को हथियार देने वाले नाटो देशों के होश फाख्ता हो गए हैं। इसकी वजह रूस में न्यूक्लियर इंजन से चलने वाली क्रूज मिसाइलों का विकास है। पुतिन की इन मिसाइलों में एक छोटा परमाणु रिएक्टर लगा है। इससे क्रूज मिसाइल लंबी दूरी तक मार कर सकती है। परमाणु ईंधन से चलने की वजह से कई दिन तक हवा में उड़ान भर सकती है। नाटो देशों की सिट्टी पिट्टी गुम करने वाली पुतिन की न्यू जनरेशन क्रूज मिसाइलें साउंड की गति से 3 गुना ज्यादा रफ्तार से दुश्मन पर हमला करेंगी। साउंड की गति करीब 1235 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। मतलब पुतिन की न्यू जनरेशन क्रूज मिसाइलें 3675 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर सकती हैं। बैलिस्टिक मिसाइलें जहां एक निश्चित पाथ पर उड़ान भरती हैं, वहीं क्रूज मिसाइलें अपना रास्ता बदलते हुए आगे बढ़ती हैं। इसलिए बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने की गुंजाइश काफी ज्यादा होती है। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। जबकि क्रूज मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने की गुंजाइश काफी कम होती है। पुतिन आगे परमाणु ऊर्जा से चलने वाली न्यू जनरेशन क्रूज मिसाइलों को हाइपरसोनिक रफ्तार से उड़ाना चाहते हैं। अगर ऐसा हुआ तो पुतिन हर दुश्मन को मिट्टी में मिलाने में सक्षम हो जाएंगे जो युद्ध में यूक्रेन को हथियार भेज रहे हैं। ईयू का हेडक्वार्टर ब्रसेल्स यानी रूसी बॉर्डर से 1923 किलोमीटर दूर है। पुतिन की न्यू जनरेशन क्रूज मिसाइल यहां 32 मिनट के अंदर हमला कर तबाही मचा सकती है।
जर्मनी का शहर बर्लिन रूस के कैलिनिनग्राड बॉर्डर से 360 किलोमीटर दूर है। मतलब 6 मिनट में यहां रूसी क्रूज मिसाइल बवंडर मचा सकती है। पोलैंड की राजधानी वारसा रूस के कैलिनिनग्राड बॉर्डर से सिर्फ 210 किलोमीटर दूर है। यहां सिर्फ 3.5 मिनट में बर्बादी तय है। रूसी बॉर्डर से पेरिस की दूरी 2186 किलोमीटर है। यहां पुतिन की न्यू जनरेशन मिसाइल को पहुंचने में सिर्फ 36 मिनट लगेंगे। जब ये न्यू जनरेशन रूसी मिसाइलें हाइपरसोनिक गति से उड़ान भरने लगेंगी तो सोचिए प्रहार कितना भयंकर होगा और तबाही कितनी विकराल होगी। न्यू जनरेशन क्रूज मिसाइलों का विकास जो परमाणु इंजन से चलेंगी शुरू हो चुका है। इनकी स्पीड साउंड की रफ्तार से 3 गुना ज्यादा रहेगी। वास्तव में इन्हें हाइपरसोनिक बनाया जाएगा। इसके बारे में हमने यहाँ मौजूद कुछ साथियों से बात की है। मिसाइल युद्ध में क्या पुतिन अपने दुश्मनों अमेरिका और नाटो देशों से वाकई बहुत आगे हैं, या अमेरिका और नाटो देशों के पास पुतिन की क्रूज मिसाइलों से भी तगड़ी और विध्वंसक मिसाइलों का जखीरा है? अमेरिका के पास 3 मिसाइलें हैं जो 10,000 किलोमीटर से ज्यादा मार कर सकती हैं। मिनटमैन 3 जो एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, ट्राइडेंट 2 D5 जो परमाणु पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, LGM-35A सेंटिनल जो 2030 में मिनटमैन 3 की जगह लेने वाली है। ये तीनों मिसाइलें परमाणु बम गिराकर भयंकर तबाही मचा सकती हैं। मगर ये सभी बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो लॉन्चिंग के बाद निश्चित दिशा और ऊंचाई पर वॉरहेड लेकर चलती हैं। दुश्मन के रेडार और सैटेलाइट इन्हें आसानी से ट्रेस कर सकते हैं, लिहाजा इन्हें इंटरसेप्ट करना आसान होता है। ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जैसे ही लॉन्चर से निकलती है, रेडार में लगे हीट सेंसर को पता चल जाता है। इन्हें लॉन्च करने वाले रॉकेट से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से रेडार लॉन्चिंग पोजीशन पर ही इनका पता लगा लेता है। एक बार पता चलने के बाद एयर डिफेंस सिस्टम और फाइटर जेट से मिसाइल अटैक कर इन्हें टारगेट तक पहुंचने से पहले ही मार गिराया जा सकता है। जबकि क्रूज मिसाइलें इतनी कम ऊंचाई पर उड़ान भरती हैं कि टारगेट तक पहुंचने से पहले उन्हें डिटेक्ट और डिस्ट्रॉय करना बहुत कठिन हो जाता है। इसीलिए पुतिन का पूरा फोकस परमाणु ईंधन से चलने वाली क्रूज मिसाइलों के विकास पर है। अमेरिका और नाटो देशों के पास अभी ऐसी कोई क्रूज मिसाइलें नहीं है जो परमाणु ईंधन से चलती हों, जबकि पुतिन के पास पहले से ऐसी क्रूज मिसाइलें हैं। 21 अक्टूबर को पुतिन ब्योर-वेस्टनिक क्रूज मिसाइल का दम दिखाकर दुश्मन की नींद उड़ा चुके हैं। यह मिसाइल 14,000 किलोमीटर तक मार करने के टेस्ट में पास हो चुकी है। हवा में 14 घंटे तक उड़ान भरकर नाटो देशों को सदमे में डाल चुकी है। अमेरिका का थार्ड और पैट्रियट डिफेंस सिस्टम इसे नहीं पकड़ सकता। नाटो देश अमेरिका में ही बनी क्रूज मिसाइल पर ज्यादातर डिपेंड हैं। अमेरिका के पास लंबी दूरी तक मार करने वाली टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें हैं, लेकिन इनमें न्यूक्लियर इंजन नहीं है। ये 2000 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं। नाटो देशों के पास AGM-158 एंटी शिप क्रूज मिसाइल है जो समंदर में लंबी दूरी तक प्रहार कर सकती है। इसे B-1B बॉम्बर के साथ F-18E से भी लॉन्च किया जा सकता है। अमेरिका AGM-181 नेक्स्ट जनरेशन क्रूज मिसाइल तैयार कर रहा है जो परमाणु वॉरहेड ले जाने में सक्षम होगी। ट्रंप अब हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल तैयार कर रहे हैं जो लंबी दूरी तक मैक 4 से ज्यादा स्पीड से अटैक करने में सक्षम होगी। फिलहाल क्रूज मिसाइलों की लड़ाई में पुतिन अपने दुश्मनों से काफी आगे दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप और उनके नाटो पार्टनर अभी ऐसे हथियारों के विकास में लगे हैं, जबकि पुतिन इनकी टेस्टिंग कर चुके हैं। पेंटागन में काम कर चुके वॉर एक्सपर्ट भी मानते हैं कि पुतिन की न्यूक्लियर पावर से चलने वाली क्रूज मिसाइलें युद्ध में गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। But it definitely is a major technological advancement. The Berezesnik, the nuclear-powered system, it definitely increases the deterrence factor for Russia as well. So it's a very positive move, I think. Now, is this impacting the Sentinel upgrade? It very likely could impact the delivery schedule, but
नवंबर शुरू होते ही यूक्रेन पर पुतिन का मिसाइल प्रहार बहुत भयंकर हो चुका है। यूक्रेन के शहर गाजा की तरह खंडहर बनते जा रहे हैं। अब ज़ेलेंस्की की एकमात्र उम्मीद जर्मनी की टॉरस क्रूज मिसाइलें हैं, जिनके मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। टॉरस क्रूज मिसाइलें 500 किलोमीटर तक सटीक हमला करने में सक्षम है। ये मिसाइलें सेना के बंकरों को उड़ा सकती हैं, जमीन के अंदर स्थित युद्ध डिपो को तहस नहस कर सकती हैं। इसमें 480 किलो का शक्तिशाली वॉरहेड लगा है, जो 2 फेज में फटता है। पहला फेज बिल्डिंग या बंकर की छत को काटता है और फिर नीचे जाकर धमाके से पूरी बिल्डिंग या बंकर को तहस नहस कर देता है। पुतिन ने जर्मनी को सख्त चेतावनी दी है, अगर यूक्रेन को टॉरस मिसाइल भेजे तो रूस बर्लिन पर प्रहार करने से नहीं हिचकिचाएगा। रूस के पास परमाणु वॉरहेड ले जाने वाली मिसाइलों की लंबी सीरीज है, लिहाजा ट्रंप हो या फिर जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, कोई पुतिन से सीधा पंगा नहीं लेना चाहेगा। हमारा देश किसी को खतरा नहीं है। रूस अन्य सभी परमाणु शक्तियों की तरह अपनी परमाणु क्षमता और अपनी सामरिक क्षमता का विकास कर रहा है। हम अभी जिस भी काम पर चर्चा कर रहे हैं उसकी घोषणा बहुत पहले ही हो चुकी है। पुतिन का इरादा अब यूक्रेन को मिटाने का है। जिस तरह से पुतिन आग बरसा रहे हैं, टनों बारूद यूक्रेन के शहरों पर गिरा रहे हैं, उससे बहुत तबाही हो रही है। 24 घंटे में डोनेट्स्क, खार्किव, सुमी, चेर्निहाइव में बहुत खून खराबे वाली लड़ाई चल रही है। यह रूसी तोपखाना है। बंकर से तोपखाने तक पहुंचने के लिए रूसी सैनिकों ने गहरी खाइयां खोद ली हैं, ताकि दुश्मन के ड्रोन उन्हें नहीं देख पाएं। इन्हीं खाइयों से तोप के गोले लेकर रूसी सैनिक आते हैं, मशीन में लगाते हैं और फायर करके फिर बंकर में चले जाते हैं। डोनेट्स्क के 90% हिस्से में रूसी कब्जा हो चुका है। 10% हिस्से पर जहां भी यूक्रेन की फौज का कोई शेल्टर या यूएवी लॉन्चर है, वहां अब किंजल मिसाइलें बरस रही हैं। ये तस्वीरें पोक्रोवस्क के पास एक सेटलमेंट की हैं, जहां एक खंडहर इमारत में ज़ेलेंस्की की फौज ने ड्रोन जमा किए थे, ताकि पोक्रोवस्क में लड़ रहे रूसी फौजियों पर हमला कर सकें। उसे पुतिन ने एक ही मिसाइल प्रहार में ध्वस्त कर दिया। पोक्रोवस्क के आसपास पुतिन की घोस्ट फ्लीट भी ज़ेलेंस्की के लिए मुसीबत से कम नहीं है। ज़ेलेंस्की के वॉर प्लान को झटका देने के लिए पोक्रोवस्क के आसपास पुतिन अपने घोस्ट टैंक और बख्तरबंद वाहन दौड़ा रहे हैं। ज़ेलेंस्की के फाइबर ऑप्टिक ड्रोन इन्हें तबाह करने में बर्बाद हो रहे हैं। जब यूक्रेनी ड्रोन वहां घोस्ट फ्लीट से लड़कर लौट जाते हैं, तब पुतिन की असली आर्मी वहां जाती है और ऐसी तबाही मचाती है जिसमें यूक्रेन के सभी आर्मर्ड व्हीकल तबाह हो जाते हैं। दरअसल पोक्रोवस्क को बचाने की लड़ाई ज़ेलेंस्की करीब हार चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेनी सैनिकों ने वहां जान बचाने के लिए सरेंडर करना शुरू कर दिया है। इस हफ्ते के अंत तक पोक्रोवस्क पूरी तरह से रूसी कब्जे में आ सकता है। 24 घंटे में 25 मोहल्लों में रूसी कब्जा हो चुका है। जो पिकअप ट्रक वहां रूसी घेराबंदी में फंसी आर्मी को रसद सप्लाई कर रहे थे, उन्हें भी तबाह कर दिया है। मैं 121वीं मोटर राइफल ब्रिगेड का कमांडर हूं, जिसका कॉल साइन लाउरिक है। मेरी बटालियन को पोक्रोवस्क पर कब्जा करने का टास्क मिला है। 24 घंटे में 25 इमारतों को हमने ध्वस्त किया है। पश्चिमी हिस्से में हमारे जवान 3 स्ट्रीट में घुस चुके हैं। 16 बिल्डिंगों पर हमारा कब्जा हो चुका है। हम उस कोल नदी के राइट बैंक में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ महज 130 इमारतें बची जिन पर हमें कब्जा करना है। आज हमारे ड्रोन ऑपरेटर्स ने दुश्मन के 5 पिकअप ट्रक नष्ट कर दिए जो यूक्रेनी सैनिकों को मदद कर रहे थे। मुझे पक्का भरोसा है हम 24 घंटे में पोक्रोवस्क को आज़ाद करा लेंगे। हमारा मोरल हाई है, हम मिशन पूरा करेंगे। यूक्रेन को तबाह करने में अभी तक पुतिन इस्कंदर और किंजल मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा भारी बमबारी यूक्रेन के शहरों पर हो रही है।
यूक्रेनी बस्तियों के अलावा पुतिन के टारगेट पर सबसे ज्यादा यूक्रेन की पावर ग्रिड और एनर्जी कंपनियां हैं। सर्दियों में गैस और बिजली की कमी से यूक्रेन के लोग परेशान हैं। ज़ेलेंस्की का पूरा जोर नाटो देशों की मदद से पोक्रोवस्क की हारी हुई लड़ाई जीतने में है। ज़ेलेंस्की अब भी यही दावा कर रहे हैं कि पोक्रोवस्क पर वो दोबारा कब्जा कर लेंगे, जबकि सच ये है कि डोब्रोपिला में ही यूक्रेनी फौजें थोड़ा मजबूत स्थिति में हैं। बाकी जगहों पर रूसी आर्मी लगातार गांव के गांव कब्जाते हुए आगे बढ़ रही है। प्रोवोस्क पर कब्जा करने के लिए रूसी आर्मी ने जो डेडलाइन खींची थी, वहां से उसे पीछे धकेल दिया गया है। रूस को यहाँ जो नुकसान हो रहा है वो यूक्रेन की ताकत दिखाता है कि हम अपनी मातृभूमि की रक्षा कर सकते हैं, हम अपने लोगों को बचा सकते हैं, हम अपनी स्वतंत्रता की रक्षा कर सकते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच 1351 दिन से जंग चल रही है। पुतिन पूरे यूक्रेन को नो वॉर जोन बनाना चाहते हैं। दोनों देशों के बीच युद्ध विराम को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई है। पुतिन ने अब जिस तरह से छोटी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ाने के आदेश दिए हैं, उससे लगता है कि अब यूक्रेन के उन इलाकों पर हमले बहुत तेज होंगे जहां रूस की आर्मी ग्राउंड ऑपरेशन नहीं कर रही है। मतलब युद्ध अभी और भयंकर होगा।